नहीं वैसे बहुत लेंदी है। चलो स्टार्ट हो जाता है। 10.2 का इंट्रो पार्ट भैया देखो 1 का इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से किया था और ऐसे ही 10.2 का चलेगा। तो पहली हेडिंग है इसमें एडिशन ऑफ अ वेक्टर्स। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पूरे 10.2 में? एक तो वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे और वेक्टर का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, और वेक्टर की कंपोनेंट्स फॉर्म पढ़ेंगे और वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से हम डिवाइड कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। दो वेक्टर को ज्वाइन करते हैं उनकी इक्वेशन क्या होती है और सेक्शन फार्मूला। इतना हमको 10.2 में पढ़ना है। प्लस माइनस तो इसके ऑपरेशन हो गए, बाकी सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग है इसमें एडिशन ऑफ अ वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। वैसे तो कुछ नहीं है यार, ये फिजिक्स का ही कंसेप्ट है। कह रहे हैं कि जी कि एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, ठीक है जी, और कह रहे हैं एक है ये बी वेक्टर। इन दो वेक्टर को ऐड करो, इन दो वेक्टर को ऐड करो, ठीक है। ऐड करने का मीनिंग ये है कि इनका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो नॉर्मल। अब समझाते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो यार ये वेक्टर ऐड तभी तो होंगे जब ये पास पास होंगे। तो क्या मैं फ्री वेक्टर का यूज़ करके इसी वेक्टर को क्या मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, बी को लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ये ए वेक्टर है, फ्री वेक्टर से मूव करा दिया इसके, ये बी वेक्टर हो गया। एक वेक्टर यहाँ से चला और फिर दूसरा ही इससे कनेक्ट होकर यहाँ पर आ गया। मैं आपसे पूछूँ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो इस वाले वेक्टर का नाम दिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस वाले वेक्टर का नाम, क्योंकि ये बता रहा है वो कितना दूर चला गया यहाँ से। इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इनिशियल पॉइंट यह था, फाइनल यहाँ पे आ गया। तो इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए हमको पता लगाना है कितना दूर चला गया। तो इस वेक्टर का स्पेशल नाम दे दिया गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसे बोल देते हैं। तो नियम क्या कहता है, इसका एक और नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको ये भी कह देते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक ही बात है, क्यों बोल देते, क्योंकि भैया ट्रायंगल बन गया, बस सिंपल सी बात है। तो कह रहे हैं इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो ऐसे में जो ये वाला वेक्टर है, ये वाला बड़ा वाला वेक्टर, इसकी जो वैल्यू होती है दोनों के सम के बराबर होती है, इन दोनों की सम के बराबर होती है। कंडीशन सुन लो जरा क्या है कंडीशन, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक समझो। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, और इसका डायरेक्शन एकदम अपोजिट होना चाहिए, इसके साइकिल नहीं बननी चाहिए। अगर साइकिल बन गई, मतलब ये इधर गया, ये ऐसे और ये ऐसे, तो उसका सम 0 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है सर। अब देखो साइकिल वाला कंसेप्ट, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और आपसे किसी ने पूछा ये वाला वेक्टर, मान लो ये सी वेक्टर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बताओ इसका क्या आएगा इसका आंसर। तो अब समझो, आपसे किसी ने, अब एक बात ध्यान देंगे समझना जरा कि चलो उसका सी वेक्टर नाम देते हैं। अब एक बात सुनो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, समझना बड़े ध्यान से। और नियम जो है, नियम ये है कि ये वाला जो वेक्टर होता है इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है। बट यहाँ पे वेक्टर ये है, तो क्या इस वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ माइनस सी वेक्टर। अब आप कहोगे कैसे, समझना बात को ध्यान से। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका एकदम अपोजिट है, नेगेटिव वेक्टर हो गए, तो नेगेटिव सी वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस सी वेक्टर के बराबर। यस और नो। अब ये माइनस का सी वेक्टर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, क्या आ गया, 0 वेक्टर। तो मतलब अगर वो एक साइकिल बनाते हैं कि ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर आया, तो उसका सम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। खुद से सोच लो ना, जहाँ से चले वहीं पे आगे रुके, डिस्प्लेसमेंट 0, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या देते हैं। हाँ अच्छा, ये हाँ वेरी गुड, ये कहना चाह रहे हैं एक वेक्टर हमारा इधर आ रहा है और एक वेक्टर हमारा इधर आ रहा है। यस और नो, वेरी गुड। और ये वेक्टर में फाइंड करना, समझना। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो होगा। इसको ए वेक्टर दिया, इसको बी वेक्टर दिया, इसको, अब नियम वही रहेगा क्या, ये इधर गया और ये इधर आया, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसीलिए तो मैथ सिंपल है, मैथ का कंसेप्ट समझो क्या है। ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये इसके अपोजिट जा रहा है, तो इसकी वैल्यू दोनों के सम के बराबर होगी। यहाँ पे अपोजिट कौन जा रहा है, सी जा रहा है, तो सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नियम वही रहना है, ठीक है। चलो जी, तो ये एक अपोजिट जाए, मतलब एक साइकिल बनाते हैं, तो इसका सम क्या हो जाता है डियर, 0 हो जाता है, ठीक है। अब कहते हैं कि यार दो वेक्टर का डिफरेंस कुछ नहीं, बकवासगिरी एकदम, वो तो अगर नाम
और इसका यूज भी ज़्यादा नहीं है यार। ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। मैंने क्या किया, इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे सेम रखा, डायरेक्शन बदल दिया। तो क्या इस वेक्टर को माइनस बी वेक्टर बोल सकते हैं? जितना वेक्टर ये था उतना ही वेक्टर मैंने ये ले लिया, और इसका डायरेक्शन ये हो गया, इसका डायरेक्शन ये। फिर मैंने आपसे कहा भैया ये वाला बताओ क्या होगा, तो ये इधर गया, ये इधर। इस वेक्टर की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो मान लो ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, खत्म। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। ये कहने को डिफरेंस कुछ नहीं है यार, वो प्लस का ही एक आप बोल सकते हो कि उसी का एक एडवांस वर्जन है। क्लियर है सर? तो ये हम लोगों ने प्लस करना सीखा। फाइनली सुन लो, डीप में बहुत कुछ है, बट बेसिक से एक चीज़ जान लो, ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। अगर तीसरे वाले का डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होती है, बात खत्म। ठीक है सर? और पक्की क्यों होती है? अगर आप डीप में जाओ तो मैं आपसे खुद पूछता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बताओ ना क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों का आप ऐड कर दो। ठीक है जी सर? अब एक यार कह देते हैं, नाम के लिए समझ नहीं आता क्यों इसका नाम देते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों को कंफ्यूज करने वेक्टर। अब समझ रहा है ये क्या कहते हैं, दो ऐसे वेक्टर लो जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ, कितना साइंटिफिक वर्ड आ गया ना, एडजेसेंट साइड। देखो एक पैरेललोग्राम क्या होता है पहले ये समझो, ठीक है। अपोजिट साइड जिनकी इक्वल होती है और क्या होती है, पैरेलल। इसकी एडजेसेंट साइड ये हो गई, मतलब पड़ोसी, और इसकी एडजेसेंट साइड ये हो गई। तो कह रहे हैं एक वेक्टर में चार साइड, सॉरी एक पैरेललोग्राम में चार साइड होती हैं। कह रहे हैं दो एडजेसेंट साइड लो। ठीक है भैया, एक ये ले ली हमने ए वेक्टर, और एक हमने ये ले ली बी वेक्टर। क्या चमका, ले सकते हैं? ठीक है सर। अब बनाना क्या है, पैरेललोग्राम। कुछ नहीं करना है, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। क्या मैं इसको बी वेक्टर बोल सकता हूँ? मैग्नीट्यूड भी सेम लिया मैंने और डायरेक्शन भी सेम लिया, ठीक। क्या मैं इसको इस तरीके से लेके आऊँ तो क्या मैं इसको ए वेक्टर बोल सकता हूँ? क्यों, मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। चलिए जी, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये इसका क्या हो गया जी, डायगोनल। क्या मैं इस डायगोनल को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल सकता हूँ? क्यों, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इसके अपोजिट है, हो गया। तो बस आ गया। तो यहाँ से क्या है, पैरेललोग्राम का हम डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो भी करते तो हम यहीं से ही हैं, बट इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया। कोई दिक्कत? और जब एक साइकिल बनती है तो इसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो। अच्छा ज़ीरो कैसा है, क्या मैं समझा पाया? ये माइनस सी कैसे हुआ, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, अगर ए बी वेक्टर है तो इसका नेगेटिव बी ए वेक्टर तो होता है, लेकिन बीच में क्या है, बराबर, तो साइन माइनस क्या आएगा, तभी तो डायरेक्शन सेम होगा उनका। क्लियर है? तो ये इसके एडिशन वाले चक्कर है। फिर इनकी क्या एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। और बड़ा बेटा मुँह बनाओ, जमाई ऐसे लेते हैं कोई है, हमें नींद आने लगी, ऐसे मत करो यार। अब इनके क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स। तो ये सारी हैं प्रॉपर्टी, वो ही पढ़ेंगे। देखो पहले यार ऐसे मत, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो बताओ फिर। ठीक है, तो हम लोगों ने एडिशन पढ़ लिया था, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट। अब कुछ खासियत जो छोटी क्लासेस में पढ़ते आए थे भाई साहब, वही यहाँ पर है, नाम वही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे एक नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पढ़ के आए ना हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। और एक हमारी है एसोसिएटिव, याद आ रहा होगा, सब 8th क्लास में हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव। फिर एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपको अब अच्छे से इसलिए पढ़नी क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अब इनका खेला है। और फोर्थ है हमारी एडिटिव इन्वर्स, और ये केवल क्यों एडिशन में होती हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अगर थोड़ा सा डीप में जाने दो, कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी से बातचीत करना, बातचीत के लिए दो लोग चाहिए,
करने को तुम खुद से भी कर सकते हो, लोग उसको ऊपरी चक्कर कहेंगे भाई। अगर तुम मान लो रास्ते में जा रहे हो, अपने आप बड़बड़ा रहे, खुद ही हंस रहे हो, खुद ही रो रहे हो, तो गलत मान जाएगा उसे। तो कम्युनिकेशन के लिए दो लोग चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉब्लम, ऐसे दो वेक्टर जिनको a प्लस बी ऐड, पहले इनको ऐड कर लो या पहले इनको ऐड कर लो, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या जमगा? सही बात है ना, पहले किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है सर। एसोसिएटिव, अच्छा एसोसिएटिव क्या होता है? हेल्प करना, क्या ना वो उसका एसोसिएट है, हेल्प करता है। तो ये दो लोग बात कर सही से, इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। सपोज इसको हिंदी आती है और इसको इंग्लिश आती है, इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो इनके लिए क्या एक एसोसिएट आया। मतलब एसोसिएशन में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। कैसे? 3 वेक्टर हैं, ए और बी और सी, 3 वेक्टर हैं, ए बी और सी। तो कहते क्या कि पहले बी और सी को ऐड करो, जो आंसर आए उसमें ए को ऐड करो, या फिर पहले ए और बी को ऐड कर लो, जो आंसर आए उसमें सी को ऐड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी बराबर है और भाई साहब ये भी बराबर है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो बड़ा मज़ा आएगा समझना। प्रूफ एक तरह से देखो, ये भाई साहब ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। समझना जरा, ठीक है सैया। पहले मैं इसको बता रहा हूँ, कह रहे बी और सी को ऐड करो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, बी और सी ऐड हो गए, यही तो आएगा भैया, बी प्लस सी वेक्टर। क्या जमगा? अब b प्लस सी के साथ किसको ऐड करना है? a को ऐड करना है। तो ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी वेक्टर आ गया। चलिए जी, अब देखो, अब दूसरा वाला देखना। a वेक्टर हमारा ऐसा था, b वेक्टर हमारा ये था और c वेक्टर हमारा। अब ये क्या कह रहे हैं कि पहले करो a और b को, तो a और b को ऐड किया तो आंसर क्या आया? a वेक्टर प्लस, फिर किसके साथ ऐड करो? c के साथ। आंसर क्या आया? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। देखो आंसर सेम ही आ रहा है। कैसे भी कर लो, पहले इन दो को ऐड करके ये ऐड कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है सर। तो आंसर हर केस में एक ही आना है। एडिटिव आइडेंटिटी, ये देखो भैया, आइडेंटिटी क्या होती है? जो हम लोग आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं, मतलब वो हमारी आइडेंटिटी बताती है कि तुम्हारा नाम अगर ABC है, कल आओगे तो कल भी तुम्हारा नाम ABC होगा, चेंज नहीं हो सकता। तो आइडेंटिटी कार्ड होता है जिससे आपकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती है। आज जो आपकी एज है, जो आपका नाम है, वो लाइफ टाइम रहेगा। तो यहाँ पे सर कैसे? एक वेक्टर ये है, इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दो कि ये ए वेक्टर ही रहे, तो किसको ऐड करेंगे? ज़ीरो वेक्टर। तो किसको ऐड करेंगे जी? यस और नो? तो हमने ऐड भी कर दिया और इसकी आइडेंटिटी पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो ज़ीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर को बोलेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ये तो समझ जाते हैं बट ये नहीं समझ पाते कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी कौन है। ये ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है। अब आ जाओ एडिटिव इन्वर्स, छोटी क्लासेस में पढ़ा था। 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2। 1/2 मत करना, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। तो एक वेक्टर ए है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -है, तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो वेक्टर। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, वेक्टर में वेक्टर को प्लस करो या माइनस करो, आंसर वेक्टर ही आएगा। ज़ीरो मत लिख के आ जाना, ज़ीरो एक मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर -a वेक्टर इज आ एडिटिव इन्वर्स। क्या जमगा? तो ये कुछ देखो भैया NCERT में है, तो मेरा भी फ़र्ज़ है बताने का और आपका फ़र्ज़ है क्या पता ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है। कहने को ये बहुत सिंपल है बट बताना पड़ेगा मुझे आपको, ठीक है। तो ये एडिटिव की प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और असली वेक्टर तो बेटा अब स्टार्ट हुआ है कि वेक्टर का नामकरण कैसे होता है, कि कोई वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बताने को मैं डायरेक्ट भी बता दूँ बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसको समझेंगे कि वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके पार्ट्स को समझेंगे और फिर समझेंगे वेक्टर बनता कैसे, वेक्टर को लिखते कैसे, पहले वो सीखो आज बहुत अच्छे से। तो अब देखो पूरा चैप्टर ये 3D का ही है, कोशिश करेंगे 3D में समझाने की। आर्ट उतनी अच्छी है नहीं, बड़ा फील करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारे पास z एक्सिस है, ठीक है जी। तो देखो अब ये कोशिश करते थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या थोड़ा सा फील आ रहा है क्यूब का? हल्का फुल्का आ रहा है। अब यहीं से आप ये मान लो, 10 मिनट दे दो मुझे बस, आज बहुत डीप में जाके आपको ये चीज़ समझाएंगे, चिंता ना करें बिल्कुल भी। अगर मैं इनका नामकरण करूं कि A B C D E F और इसको मैं O देता हूँ, इसको मैं P देता हूँ नाम, तो NCERT P देती है तो मैं भी इसको P नाम था। अब एक बात समझना, हमारे पास जो भी ये A B C D E F जो भी ये एक क्यूब है, ये क्या लिया मैंने? क्यूब लिया ये। और ये सब क्या है? इसके कॉर्नर्स हैं। क्या बात समझ आ रही है? इमेजिनेशन करो, खैर मैं कोशिश करूँगा। जो ये P पॉइंट है, क्या ये स्पेस में नहीं होगा? मतलब वाइट बोर्ड पर भैया फील आ रहा है, बड़ी बाहर की तरफ निकला होगा, समझने की कोशिश करते हैं। देखो ठीक है जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस थोड़ा सा फील करेंगे। ये है भैया हमारे पास ये क्यूबॉइड है, आप समझो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया, तो P पॉइंट यही तो है। तो P पॉइंट देखो कहाँ पर, इस जगह है, P पॉइंट इस जगह आ रहा है। अब लेकिन समझाएं कैसे? तो इसीलिए P पॉइंट यहाँ आपको दिख रहा है, वाइट बोर्ड पर है, एग्जैक्ट में नहीं ना वाइट बोर्ड पे। चलिए जी, तो इस P पॉइंट के जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए वो दिए गए x, y और z, ये इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। और O से अगर मैं P को मिलाऊं तो क्या मैं OP को पोजीशन वेक्टर बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने ओरिजिन से मिलाया। तो पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली NCERT R वेक्टर से इंडिकेट कर देते हैं। अच्छा एक बात समझना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z है। मैं छोटी क्लासेस में लेके चला हूँ 9 10 में, अगर एक पॉइंट है x y तो इसके कोऑर्डिनेट x y है। इसका मीनिंग क्या होगा? जो परपेंडिकुलर x पर आ रहा है तो ये डिस्टेंस x है, और y पर जा रहा है तो ये डिस्टेंस कितना है जी? ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही इसने x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डाला होगा वो इस पॉइंट पे आके मिलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये डिस्टेंस x होगा, ठीक है, किस पर है ये? x एक्सिस पर है। तो अगर मैं इसको एक वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं इसको x i कैप बोलूँगा? समझो कैसे, समझना कैसे, बहुत प्यार से मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो OA डिस्टेंस क्या है? OA डिस्टेंस तो होगा x, डिस्टेंस कितना। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूँ, तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड तो पता लग गया, डायरेक्शन होना चाहिए। तो जो x एक्सिस पर एक यूनिट चलता है उस वेक्टर को कहते हैं आई कैप। ऐसा NCERT वालों ने बनाया, NCERT मतलब उन लोगों ने बनाया। अगर इसका नाम A कैप होता तो भैया हम A कैप लिख देते। क्या बात आई समझ में? मतलब तो x आई कैप का मीनिंग क्या हुआ? x O से लेके A तक का डिस्टेंस है, और डायरेक्शन के लिए I वेक्टर बता रहा है कि भैया ये x एक्सिस पर है। ठीक है सर, बहुत खुशी की बात। ऐसे ही O से लेके C तक जो है ये डिस्टेंस हमारा y है, और अगर मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दूँ, OC वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? y। ठीक, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ कि सर ये वाई जे कैप क्या? अब समझ आ रहा, वाई है O से लेके C तक का डिस्टेंस। ठीक, जैसे समझो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर नॉर्मल। मैंने कहा कि इसे वेक्टर में कन्वर्ट करो, मतलब वेक्टर में, तो अब आप डायरेक्शन बताओगे। तो वाई एक्सिस को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जे वेक्टर से। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, O से लेके E तक जो है ये डिस्टेंस कितना होगा? Z। वेक्टर में कन्वर्ट किया तो K कैप। क्लियर है? अच्छा, अब ये क्यूब है, ये क्या है? क्यूब है। तो फील करना, ये भी चीज़ तो क्यूब बननी होगी, ये पूरा हर जगह ये क्यूब बनना होगा, ये क्योंकि क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। यस और नो? तो अगर ये एक्स आई कैप है तो भाई साहब ये भी क्या होगा? ठीक, ये अगर ओ सी वाई जे कैप है तो ये क्या होगा? अगर ये जेड के कैप है तो ये क्या होगा? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? 3D का खेला, बस इतना काम खत्म हो गया। अब मैंने कहा O से B को मिलाओ, O भी वेक्टर मान लो ये। तो अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि जब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं तो भैया डीप में जाएंगे यार, वरना मैं इसको एक लाइन में भी बता दूंगा अभी, लेकिन प्रूफ करें तो डीप में जाएंगे। इससे क्या होगा? फील आएगा आपको अंदर से, सारे हार्ड क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। जेड के कैप का मतलब हाइट,
हाइट कितनी, 4 हाइट होती हैं, 4 ही इसमें लेंथ होती हैं, 4 ही इसमें ब्रेथ होती है, क्योंकि 12 एजेस होती हैं ना। तो आप कह रहे हो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, चारों होंगे ना वो, तो समझे। तो चलो ट्रायंगल OAB को देखो ध्यान से, देखो ध्यान से समझना। आकाश ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, क्योंकि ये इसी के तो पैरेलल है, तो इधर जाएगा, और ये इधर जा रहा है। तो क्या ट्रायंगल लॉ से अगर हम लगाएं तो जो OB वेक्टर का जो सम है, क्या वो XI कैप प्लस YJ कैप होगा? बिल्कुल होगा यार। ठीक, अब एक बार इस ट्रायंगल को देखो, आप कौन से वाले को देखो, इस वाले को। मैं ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ, मैं ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ, ट्रायंगल OBP। OBP देखो, OBP ये इधर जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर, ये इधर, और R यहाँ से जा रहा है। तो क्या होगा, R वेक्टर बराबर हमारा BP वेक्टर प्लस OB वेक्टर, और BP वेक्टर क्या है हमारे पास, ZK कैप, और ये क्या है, तो XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर था, क्या वो ये निकल के आ गया, ये हमने प्रूव कर दिया। NCERT में है शायद इसका, देखना, बट हमने प्रूव कर दिया। अदरवाइज कोई वेक्टर कोई P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट XY Z है, तो सिंपल तो उसका नाम होना XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। अगर यहाँ पे होता है 2 3 4 तो 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, बट कैसे आया वो भैया हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो ऐसे में जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने प्रूव कर दिया। तो ऐसे में जो X होता है, जो Y होता है, जो Z होता है, इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स वेक्टर के। क्या बोलते हैं इसको? एक और नाम होता है आकाश, क्या होता है? या तो स्केलर कंपोनेंट बोल, दूसरा क्या होता है? कोऑर्डिनेट नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब सुनो, मतलब बोर्ड वाले करें क्या, ये नॉर्मली सारे बच्चों को पता होता है कि X Y Z जो होते हैं इनको स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं, लेकिन दूसरा नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ऑब्जेक्टिव में दिया कि बताओ इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बच्चा कहेगा यार ये बहुत अपर लेवल का आ गया, क्योंकि इसका नाम वही है। अच्छा, स्केलर का मीनिंग क्या होता है? स्केलर नंबर्स होते हैं ना, मैग्नीट्यूड, X मैग्नीट्यूड है, Y मैग्नीट्यूड है, Z मैग्नीट्यूड, तो ये स्केलर नंबर्स हैं। अच्छा, ऐसे में कोई पूछे पूरा XI कैप क्या है, YJ कैप क्या है, इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर कंपोनेंट। इन तीनों को क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्यों? क्योंकि वेक्टर के लिए हमको चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो X बता रहा है डायरेक्शन, और सॉरी X बता रहा है मैग्नीट्यूड, I बता रहा है डायरेक्शन, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट्स। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि कोई भी पॉइंट अगर दिए गए स्पेस में और उसके कोऑर्डिनेट हैं X Y Z, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। क्लियर है जी? अब अगर हमने प्रूव नहीं करते तो मैं नॉर्मल आपको ऐसे था, बोर्ड में कैसे आएगा देखो, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है 2 3 -4, कह रहे हैं इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, मतलब ये वाला R वेक्टर, तो सिंपल सा नाम लिखो 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस का 4, खत्म। क्लियर है सर? कोई डाउट हुआ? तो वेक्टर के कंपोनेंट्स फॉर्म क्या होती है उसको हमने पूरा प्रूफ कर लिया। ठीक है, किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब जितनी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पूरे 3D तक मत भूलना, पक्की बात है, मत भूलना। पहले एक छोटी सी बता दूँ जो आपके NCERT में दी गई है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर नहीं, किसी भी वेक्टर में स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। जैसे मान लो एक वेक्टर A वेक्टर है, कह रहे हैं इसमें आप मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा? समझ रहा, ये A वेक्टर है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते मतलब वेक्टर क्या होगा? हो गया डबल हो गया, तो वो ये हो गया 2A वेक्टर। ठीक, और 2 वेक्टर हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इन दोनों में आपने मान लो एक स्केलर नंबर है लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? लैम्डा A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। अगर कोई आपसे पूछे कि A वेक्टर है तो बता भैया -2A वेक्टर क्या होगा? ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर A वेक्टर है तो -1/2A वेक्टर क्या होगा? समझना, A वेक्टर ये रहा मान लो, तो माइनस लग गया तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, हाफ हो गया, लेंथ का मैंने क्या किया? हाफ कर दिया, तो दिस इज अ
क्या जमगा, ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है ना, तो ये किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको नॉर्मल हम लोग दिखा देते हैं, नॉर्मल सा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपसे किसी ने कहा कि भैया एक ए वेक्टर है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक वेक्टर है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो कह रहे बताओ भैया a प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो याद रखना इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो 2 इसके साथ होगा तो 3i कैप, और ये प्लस का 0 j कैप और प्लस का 8k कैप, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, आई के साथ होता है, ठीक है, बकवास गिरी है। फिर किसी का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं बातें बताऊंगा वो 1 लाख रुपए की हैं, इनमें कोई डाउट है, बताओ, प्रूफ में कोई डाउट है, लिख लो अपने हिसाब से जो भी तुम्हें लिखना है। अब देखिए कह रहे हैं कि वेक्टर जब 2 पॉइंट को मिला के जो वेक्टर बनता है उसका नामकरण कैसे करते हैं, तो पहले तो बता देंगे फिर उसका प्रूफ भी देख लेंगे जल्दी, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो जरा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारे पास है, ये एक्स वाई एंड जेड। तो कह रहे हैं 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमारे पास ये रहा P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, और एक पॉइंट हमारे पास है Q x2 y2 और z। इन दोनों पॉइंट को मिला के जो वेक्टर बनेगा, जैसे समझो मैंने क्या किया, P से Q को मिला दिया, Q से P को मिला दिया, ठीक है, तो मैंने कहा ये भैया ये रहा PQ, या अब देखो अभी इसका नाम या तो PQ वेक्टर बोल दो या QP वेक्टर बोल दो, कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि दोनों ही वेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट से इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो अब कि सर इसका नामकरण कैसे करें, इसका नामकरण कैसे, पता है एक बात सुनो, इसका नामकरण करते हैं, अगर कोई आपसे पूछे PQ वेक्टर बताओ या कोई आपसे पूछे QP वेक्टर बताओ, एंड में क्या आ रहा है, PQ में Q आ रहा है, तो Q से माइनस करना स्टार्ट कर दो, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1। अगर बोले QP वेक्टर, एंड में क्या आ रहा है P, तो P से माइनस करना स्टार्ट कर दो, x1 माइनस x2 i कैप y1 माइनस y2 j कैप। अब समझना, ये तो यार हमने रट लिया, जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं। देखो अगर एक P है, इसके पॉइंट दिए गए हैं, अगर मैं O से P को मिलाऊं तो ये OP वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर है। ऐसे ही मैं O से Q को मिलाऊं तो ये हमारे पास क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर। अब समझो ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया, तो अगर मैं ट्रायंगल लॉ इसमें लगाऊं तो क्या OQ वेक्टर बराबर OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, यस और नो। हमको फाइंड क्या करना है, PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर बराबर होगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। चलो जी, OQ वेक्टर, क्या OQ वेक्टर को अभी हमने प्रूफ किया है, क्या OQ वेक्टर को हम लिख सकते हैं x2i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2k कैप, लिख सकते हैं। अभी पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं हमने प्रूफ किया है, माइनस OP वेक्टर। OP वेक्टर को क्या लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1, माइनस के अंदर एंट्री हो गई तो x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2k कैप, माइनस का x1 i कैप माइनस का y1 j कैप और माइनस का z1 k कैप। इन दोनों में देखो i कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 i कैप। पी के देखो x2 माइनस x1 i कैप। इन दोनों में से क्या कॉमन, y2 वाले में से क्या कॉमन आ रहा है भैया, j वाला, j कॉमन आ रहा है, तो j कॉमन अंदर क्या बचा, y2 माइनस y1, ऐसे k कॉमन लो, z2 माइनस। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, ऐसे QP निकाल लेते। तो इस तरीके से जब कि नहीं, आप लोग इतना याद रख लो, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही तो ये दो तो भूलना मत कभी, ठीक है। अब एक और बचा है सेक्शन फार्मूला, क्या बचा, तो पहले इसमें कोई डाउट है तो देख लो। चलो जी लास्ट टॉपिक और देख लो इसका इंट्रो पार्ट में, सेक्शन फार्मूला। वही सब हम लोगों ने क्लास 10th में जो पढ़ा था और 11th में, वही सब है इसमें, बस यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा। सेक्शन फार्मूला जैसे 10th में भी 2 टाइप का था, इंटरनली और एक्सटर्नली, तो दोनों ही हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ इंटरनली वाला, है जी, इंटरनली।
अब सर इसका मीनिंग क्या होता है इंटरनली का, तो देखते हैं। वही हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में बना के, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जैसे इसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर एक वेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखो जरा। मैंने कहा सपोज एक हमारे पास ये P था और एक हमारे पास Q था, PQ वेक्टर है एक हमारे पास, ठीक है। तो इनके पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको, मतलब O से P को जब आपने मिलाया तो ये एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा, वो आपको गिवन है कि A वेक्टर है। ऐसे ही O से Q को मिलाया तो आपसे ये कह दिया कि ये B वेक्टर है। अब इसके बीचों बीच में से या कहीं से भी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैंने R दिया, जो इसको M और N रेशियो में डिवाइड करता है। M और N रेशियो में डिवाइड करता है। ये मत सोचना कि P से लेके R तक का डिस्टेंस M है, नहीं, ये रेशियो N का, M रेशियो N। तो कह रहे हैं जो ये R पॉइंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R वेक्टर है, तो आपको R वेक्टर बताना है। और ये जो R पॉइंट है इसके अंदर है ना, P और Q के अंतर है, इसलिए इसका नाम इंटरनली है। अगला करेंगे वो इसके बाहर है, तो इसको पहले जान लो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फिर हम इसको प्रूव भी करेंगे। अब इसकी याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ R वेक्टर के। पास वाले और दूर वाले समझना जरा ध्यान से। R वेक्टर क्या होगा, M यहाँ पे है, इससे B दूर है ना, तो M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर अपॉन, बस दिस इज योर फॉर्म। अगर याद करने की बात की जाए तो भैया ख़त्म तुम्हारा कॉलेज। कैसे याद करते हैं, M दूर है B से तो M B, इनको पास पास लाओ, दूर है ये दूर है, इनको पास पास लाओ, अपॉन M प्लस N, ठीक है। बट जब इसका प्रूफ करेंगे तो काफ़ी कुछ नया सीखेंगे, तो देखिए। चलो जी, अब एक बात सुनिए, ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है और मैं PR को इस तरफ लेता हूँ, PR वेक्टर को इस तरफ लेता हूँ, ठीक, या ऐसे ले लो, कैसा भी आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, इसमें गिवन क्या है, इसमें आपको ये गिवन है PR अपॉन RQ, कितना दिया है, M अपॉन N, यही तो गिवन है। चलिए सर, तो अब मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, इसका नाम अगर मैं O दे दूँ तो OPR, देखो ये इधर गया और ये इधर गया, तो R ऐसा जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस PR वेक्टर। इसको M मत बोल देना मेरे भाई, M वेक्टर नहीं है, ये तो रेशियो है M और ना ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो चलो PR वेक्टर यहाँ से निकालो, तो क्या हो गया R वेक्टर माइनस पहली इक्वेशन। अब एक ट्रायंगल लो ORQ, देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो क्या B वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर प्लस RQ वेक्टर, ठीक है। तो RQ वेक्टर निकालो यहाँ से, तो RQ वेक्टर कितना आ गया भाई साहब, B वेक्टर माइनस R वेक्टर। गिवन क्या है, PR अपॉन RQ, इन जो वेक्टर, क्योंकि देखो अगर मैं आपसे बोलूँ इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डिवाइड करो तो भी तो M अपॉन N ही आएगा ना, तो ये रेशियो किसके बराबर दिया गया, PR अपॉन RQ, मतलब R माइनस A अपॉन B माइनस R वेक्टर किसके बराबर दिया गया। अब खैर R वेक्टर निकालोगे तो यही आएगा, बट चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। जब इतना किया इसे हटाओ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो R वेक्टर इंटू N माइनस A वेक्टर इंटू N, M B वेक्टर माइनस R वेक्टर M, R वाले एक तरफ ले लो, तो ये R वेक्टर डॉट N ये इधर आएगा, R वेक्टर डॉट M ये इधर जाएगा, M B वेक्टर प्लस का N A वेक्टर, दोनों में से R कॉमन आ रहा है वेक्टर, तो M प्लस N बचा, आ गया आंसर। तो M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर, तो R वेक्टर हमारा हो गया M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर अपॉन, अगर ये आ गया इंटरनली,
अगर बात करते हैं एक्सटर्नली की, सब कुछ सेम होता है, केवल n की जगह रिप्लेस कर देना फॉर्मूले -n, मतलब यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। बट मैं उसका प्रूफ बता दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक्सटर्नली का सारे बच्चे लोग अच्छे से करते नहीं हैं। इंटरनली सिंपल है, एक्सटर्नली थोड़ा सा टफ मानते हैं, बट बता देंगे। बट कितना याद रखना है एक्सटर्नली के लिए, n को -n से रिप्लेस कर दो बस, जैसा हम लोगों ने 10th में कैसे यहाँ पे करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अरे देखो एक्सटर्नली कब देखते हैं, एक्सटर्नली का आकाश बच्चे लोग प्रूफ नहीं करते, बाई चांस आ गया तो भैया एनसीईआरटी में तो कुछ भी पॉसिबल है, और ये उम्मीद है उसमें केस स्टडी वगैरह में आने की। अच्छा, इसकी बड़ी अलग चीज़ है, यहाँ पे एन को माइनस से रिप्लेस कर दे, पहले तो ये जान लो, इसका प्रूफ बड़ा ही अलग है। पता है क्या, ये जो आर वेक्टर था ये अंदर है क्योंकि इंटरनली था, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नली, तो पता है क्या होगा, ये जो आर पॉइंट है, ये जो आर, पहले तो इससे हटाओ यहाँ से, ये जो आर था ना, ये जो आर पॉइंट है ये अभी अंदर था, अब ये कहाँ मिलेगा हमको, जाके थोड़ा सा बाहर मिलेगा, मान लो यहाँ मिलेगा आर पॉइंट, हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो लाओ बेटे, अब एक बात समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से, तो पी से लेके आर, अब एक चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझना। आर पॉइंट अभी मान लो यहाँ था ना, तो पी से लेके आर का रेशियो क्या था, एम, तो अभी भी वो ही रहेगा, पी से लेके आर तक का एम कितना रहेगा, अभी भी वही रहेगा, और आर पॉइंट आर से लेके क्यू तक का रेशियो क्या था, एन, तो वो अभी भी एन ही रहेगा। ठीक है, अब अगर आप इस वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे आर तक, तो एक वेक्टर जाएगा यहाँ से जो इसको कट करेगा, जिसका नाम है आर वेक्टर, तो वो आर वेक्टर आपको फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला ये होता है। वो रेशियो सब कुछ सेम रहेगा, ये आर पॉइंट भाग गया तो पी से लेके आर तक एम रहेगा, अब इतना एम मत कर देना। चलिए जी, अब देखो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं एक बड़ा वाला ट्रायंगल लो, ट्रायंगल OPR जैसे पहले लिया था, तो देखिए भैया ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस PR वेक्टर। तो सर PR वेक्टर निकालो, क्या होगा, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। ठीक है सर, अब एक ऐसा वेक्टर लो कि भैया जैसे B आ जाए तो हम ये वाला ले लेंगे, ORQ वेक्टर। अब देखो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ गया ना हमारा, और ये हमारा किस तरफ गया, इस तरफ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, R वेक्टर बराबर B वेक्टर, और ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का, सॉरी QR वेक्टर। तो बस QR वेक्टर निकालो, R वेक्टर माइनस का B वेक्टर, अब कर देना इनका रेशियो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इनका रेशियो कर देंगे। अब एक चीज़ बड़े मज़ेदार है, PR अपॉन QR वेक्टर हमारे पास कितना दिया गया, M अपॉन N। अब रखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से आप लोग ना पहले निकालो R वेक्टर, पहले आप लोग निकालो, फिर एक चीज़ बताएंगे आपको, निकालो जल्दी से। अब देखो जब आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ किया तो आपको R वेक्टर यही मिला होगा, MB वेक्टर माइनस का NA वेक्टर अपॉन M माइनस। अब एक बात समझना, डायग्राम सब कुछ वही था, और PR वहाँ भी हमने निकाला था, QR यहाँ भी निकाला था, फिर भी आंसर में माइनस कैसे आ गया, पता है आंसर माइनस कैसे आ गया। उस वाले में M जो था वो भाई साहब यहाँ तक था हमारे पास, अब M हमने क्या किया, यहाँ तक कर दिया, और N हमारा ये हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस का जो डिफरेंस है ना, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो, जो N था ना पहले, वही वहाँ पे -N बन जाता है, क्योंकि सब कुछ देखो डायग्राम सब कुछ सेम था, बस वो बाहर की तरफ था। तो ये हमारा 11.2 का इंट्रो पार्ट। अब 2 मिनट और दे दो बस मुझे, 2 मिनट, ये खैर मैं आगे भी बताऊंगा, बस ये 2 मिनट, ये कभी मरते दम तक भूलना मत, जल्दी आ जाओ इधर। देखो अगर आपसे बोला किसी ने कि भैया एक A वेक्टर है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मैं इस चीज़ को कई बार बताऊंगा, आज पहला दिन है उसका, क्योंकि काफ़ी यूज़ होगा। एक वेक्टर दे दिया, मैंने आपसे पूछा बताओ ये यूनिट वेक्टर है, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा बताओ क्या ये यूनिट वेक्टर है, तो आप, चलो मैं अब पूछता हूँ, क्या ये यूनिट वेक्टर है?
है। हाँ, ज़्यादातर बच्चे इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी आपने गलत किया, और गलती करते हैं लोग। यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले। तो मैग्नीट्यूड जो इसका होता है वो इसके क्या होते हैं, स्केलर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आया, √3। मतलब ए वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है। क्या बात आई समझ में? अच्छा, सही बात। अगर ए वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है तो ऐसे में एक और एग्जांपल दो, 2i कैप 3j कैप 5 कैप है, ये भी हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। तो इस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, अब जो 1 लाख रुपए की बात है जो मैं कह रहा था बताना चाहूँ, अगर कोई आपसे ये पूछे 1/√3i कैप 1/√3j कैप और 1/√3k कैप, समझना बड़े ध्यान से, और आपसे किसी ने ये कह दिया कि ये यूनिट वेक्टर है, क्या है ये, और सही बात है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। फिर आपसे कोई पूछे 1/√3 1/√3 और 1/√3 क्या है, तो आप बोलोगे डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर कोई नॉर्मल हमारा वेक्टर है तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं डायरेक्शन रेशियो। अगर कोई हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है? और अभी मैं कन्वर्ट करना बताऊंगा कि डायरेक्शन रेशियो को कैसे डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे डायरेक्शन, वो मैं बताऊंगा। बट ये 2 चीज़ें भूलना मत। अगर यूनिट वेक्टर है तो स्केलर कंपोनेंट्स को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ठीक है, आज पहला दिन है, मैं हर दिन लगभग ये बात बताऊँ क्योंकि 4 नंबर के रखे क्वेश्चन आते हैं।